हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडविन श्रोडिंगर की लाइफ जीवनी के बारे में। तो ट्रिब्यूट लेक्चर है श्रोडिंगर को मेरी तरफ से, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं उनके बारे में देना चाहूँगा, और साथ साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन श्रोडिंगर ने किया। साथ साथ बताऊँगा कि जो एडविन श्रोडिंगर है और उनका क्या क्या योगदान फिजिक्स के लिए रहा। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो है, खासतौर से उन स्टूडेंटों को जो ओरिजिन जानना चाहते हैं, जो फिजिक्स से प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं कि फिजिक्स कैसे ओरिजिनेट हुई, किन किन लोगों ने इसे सींचा हमारे लिए, और कैसे आज हम फिजिक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल वीडियो में इसे कहूँगा, थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों को खासतौर से। तो एक चीज़ मैं सदा से ही कहता रहा हूँ, इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा बिग अचीवमेंट पाना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट को प्यार करें, लव योर फिजिक्स। तो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को प्यार करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। और इंटरेस्ट डेवलपमेंट की श्रृंखला है ये, जिसमें मैं ट्रिब्यूट लेक्चर देता हूँ फिजिसिस्टों को, जिसमें मैं पहले भी और भी साइंटिस्टों को, आइंस्टीन को एक मैंने पहले ट्रिब्यूट लेक्चर दिया है। उसके बाद साथ साथ मैंने सत्यनाथ बोस को ट्रिब्यूट लेक्चर दिया है, और उसी क्रम में मैं ये श्रोडिंगर को ट्रिब्यूट लेक्चर है मेरी तरफ से। एक ऐसे फिजिसिस्ट जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन में बहुत अहम भूमिका निभाई, और जो क्वांटम आज जिस शेप में है, जो क्वांटम के हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग को जाता है। तो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, जो टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, तो उसके जो ओरिजिनेटर हैं, और जो एनर्जी आइगन वैल्यू हम एवोल्यूट की किस तरीका से एवोल्यूशन हम करते हैं, वो सब क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो श्रोडिंगर थे, उनका एजुकेशन क्या था। तो श्रोडिंगर जो है 1887 में वियना में बॉर्न हुए थे, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे शहरों में काउंट किया जाता है। अभी लेटेस्ट जो श्रृंखला थी उसमें भी सबसे बेस्ट शहर जो पूरे वर्ल्ड का चूज किया गया था, वो वियना को ही दिया गया था। तो वियना में बॉर्न हुए थे, और उनकी जो पीएचडी थी वो भी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री वहीं से ऑब्टेन की थी, वियना से। बाद में जो प्रोफेसर थे फिजिक्स के, वो बने जूरिच में। तो जूरिच में प्रोफेसर रहे। जूरिच जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो यूरोप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फिजिक्स कम्युनिटी में रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाया श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर जो है कैसे परिवर्तन आया, तो मैं पहले से ही बताता रहा हूँ स्टूडेंटों को, पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि जो ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स का और अनसर्टेनिटी से कैसे जनरेट हुआ, उसमें बेसिकली दो श्रृंखलाएं थी। एक में कहा जाता था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, और एक कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि लाइट जो है वेव है। तो शुरू में लाइट को वेव माना जाता था, और वेव के लाइट को जब वेव माना जाता था, तो वेव कंसेप्ट में बहुत सारे फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए, रिफ्लेक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए लाइट की जो वेव नेचर है उससे। लेकिन बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे कि वो लाइट जो है वो प्रॉपर्टी शो कर रही थी, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी। इन फिनोमेनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका वेव थ्योरी से। तो बाद में पार्टिकल नेचर माना गया, और एक बहुत बड़ा नाम जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, मैक्स प्लैंक का, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्यूअलिटी कंसेप्ट में कहा, लाइट को कहा कि लाइट जो होती है वो बंडल ऑफ फोटॉन्स होती है, और हर फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो h में होती है, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन अप्लाई करने के बाद में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज मिला। उसके साथ साथ जो नोबेल प्राइज की दूसरी श्रृंखला थी, उसमें फर्दर उसको कंफर्मेशन मिला कॉम्पटन इफेक्ट से, तो कॉम्पटन को भी फिर नोबेल प्राइज उस फिनोमेना पे मिला। उसके साथ साथ पेयर प्रोजेक्शन, पेयर एनिहिलेशन, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशंस, मैक्स प्लैंक खुद नोबेल लॉरेट्स थे। तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला थी जिन्हें नोबेल प्राइज उस फील्ड में मिला। बाद में पता चला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो भी डिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो वहाँ पे थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, उनके बेटे ने जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। डेविसन जर्मन ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन शो करता है, और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को जैसे ही शो किया गया, तो जीपी थॉमसन को और डेविसन जर्मन को भी नोबेल लॉरेट्स वो बने, और उन्होंने शो किया कि जो
डुअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था, जो डी ब्रोगली कहने लगे कि लाइट ही डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करती, बल्कि दुनिया की हर मटेरियल बॉडी डुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करती है। तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेट हुआ। तो एक डिबेट थी जिसमें इस जो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है, एच प्लांक कांस्टेंट और पी मोमेंटम होता है, उसी में एक डिबेट के अंदर ये डिबेट में किसी में श्रोडिंगर लेक्चर दे रहे थे। उसमें जैसे ही उनका लेक्चर पूरा हुआ तो किसी जो उनके साथी थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उस पर उठाए और उन्हें बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरीक़ा से उनसे पूछी गई कि उनका वो सक्सेसफुली आंसर नहीं दे पाए। और जब वो सक्सेसफुली उनका आंसर नहीं दे पाए तो लौटे और उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से लिया और बाद में उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया। ये मैं यहाँ पे बताया है मैंने इसमें कि उन्होंने सिर्फ चैलेंज पे लिया और बाद में उन्होंने कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स और आता और उस मैथमेटिक्स को मैं अच्छे से सॉल्व कर पाता तो एक बहुत ही अच्छी जो फिजिक्स है वो डेवलप हो पाती। बाद में उन्होंने उस जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में 4 रिसर्च पेपर आए उनके। उनमें जो पहली श्रृंखला थी उसमें मैंने बताया है तो एक पेपर उन्होंने बहुत ही वंडरफुल डाला था, क्वांटाइजेशन ऑफ आइगन वैल्यू। क्वांटाइजेशन ऑफ आइगन वैल्यू में बताया उन्होंने कि जब श्रोडिंगर जो इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, जे स्क्वायर प्लस साई अपॉन 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जैसे ही हमें पोटेंशियल पता चलता है तो वेव फंक्शन साई जो हमारा होता है वो हम इवोल्यूट कर लेते हैं पोटेंशियल भी, अगर हमें v की नेचर पता चलती है। और उससे जैसे हम v के ऊपर और वेव फंक्शन की जो सर्टेन प्रॉपर्टीज वेव फंक्शन रखता है उसको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें इवोल्यूट होती हैं। तो जब ऐसे हमें एनर्जी आइगन वैल्यू इवोल्यूट होती हैं तो वहाँ से क्वांटाइजेशन हमें ऑब्टेन होता है। जैसे v बराबर 0 होता है तो वहाँ एनर्जी आइगन वैल्यू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आती है, चाहे लेंथ ऑफ द बॉक्स है। जब हम हाइड्रोजन में जाते हैं तो वहाँ पे जब पोटेंशियल को माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r अप्लाई करते हैं और वेव फंक्शन साई के अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को लाते हैं तो एनर्जी जो है वो हमारी कैलकुलेट होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी एक्सप्रेशन हैं उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे भी हमें पता चलता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू को इवोल्यूट करते हैं। तो ये क्रेडिट जो जाता है वो जाता है हमारा श्रोडिंगर को। तो श्रोडिंगर ने जो पहला पेपर था क्वांटाइजेशन ऑफ आइगन वैल्यू पर दिया, हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके बाद में क्वांटम वेव मैकेनिक्स को उन्होंने अप्लाई किया हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन के बाद एनर्जी आइगन वैल्यू का एवोल्यूशन किया गया। डायटोमिक मॉलिक्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साथ साथ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया जाता है तो उसके पे क्या प्रभाव पड़ता है उन पर भी उन्होंने वर्क किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क थे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आइगन वैल्यू का एवोल्यूशन। उसके अलावा क्वांटम वेव मैकेनिक्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई करना, डायटोमिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना, हाइड्रोजन एटम जब के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब वर्क उन्हीं के थे। उसके बाद 1927 में वो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स बन गए बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर और उन्होंने जो प्लांक थे, ग्रेट प्लांक, मैक्स प्लांक, जिन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा क्रेडिट प्लांक को है और जर्मन साइंटिस्टों ने और जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत ऑनर किया है उन्हें। पूरी दुनिया जो है वो उनको ऑनर करती है और एक बहुत ही ब्रिलियंट युग मैं कहूँगा जो फिजिसिस्टों के लिए रहा। जर्मन की जन्मभूमि पे वो दौर ऐसा था 1920-30 के आसपास तक जिसमें बहुत ग्रेट साइंटिस्ट वहाँ पे रहे, चाहे वो आइंस्टीन रहे हों, चाहे मैक्स प्लांक रहे हों, जिन्होंने फिजिक्स को बहुत ऊंचाइयाँ दी और जो फिजिक्स आज हम जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं वो उनमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्लांक का। तो साथ साथ जैसे ही प्रोफेसर बने बर्लिन में और प्लांक को उन्होंने सक्सीड किया, उसके बाद उन्हें 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स का। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है वो 1933 में मिला। नाजी जो है वो पावर में आ गए थे जर्मन में, तो जर्मन से वो चले गए। नाजी जो है उनकी सत्ता के जो सत्ता थी वो अत्याचार वहाँ पे नाजियों ने काफ़ी ज़्यादा किए, तो उसको देखते हुए उन्होंने लेफ्ट किया जर्मनी को। उसके बाद डब्लिन यूनिवर्सिटी में रहे 1939 से लेकर 1956 तक और फिर बाद में 1956 में ऑस्ट्रिया में वापस लौटे। तो 1956 के बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरा तो समय गुजरने के बाद में उनका जो इंटरेस्ट था, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व होती है, तो उनका जो इंटरेस्ट है एटम में और मॉलिक्यूल में ज़्यादा बढ़ता चला गया और एटम मॉलिक्यूल को पढ़ते पढ़ते उनका इंटरेस्ट जीन में डेवलप हो गया। और बाद का जो समय था उनकी लाइफ का वो बेसिकली जीन्स में
फोकस हो गए थे और जो जीन स्ट्रक्चर पर उन पर उन्होंने काफ़ी काम किया। और जो साइंटिस्ट थे उनमें बहुत बड़ा नाम उनका जो है जो जूलॉजी और बॉटनी के बायोलॉजी के साइंटिस्ट हुआ करते थे उनमें लिया जाता है। बाद में उन्होंने एक बुक भी लिखी और बुक का नाम था व्हाट इज लाइफ। 1944 में ये बुक पब्लिश हुई व्हाट इज लाइफ। और लाइफ में उन्होंने जीन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। वहाँ से बहुत सारे लोगों को नई नई जो जानकारी मिली जीन्स के बारे में। और बाद में 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का जो आइडिया है वो उन्होंने जनरेट किया था। और जेनेटिक कोड और हेरिडिटी पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बाद के समय में रहा। जब उनका जब लाइफ की लास्ट स्टेज में थे तो उनका जो ज़्यादातर समय था वो बायो के उसमें गुजरा। बायो में 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आया जो बाद में हम सब जानते हैं कि वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला। और जो क्रिक थे बेसिकली जे क्रिक वो फिजिसिस्ट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एस क्रिक जो थे वो फिजिसिस्ट थे और इंस्पायर थे इनके वर्क से जो एडविन श्रोडिंगर ने किया। तो ये उनके बारे में था कुछ आइडिया जो मैं बता रहा था कि श्रोडिंगर की लाइफ कैसे रही, क्या क्या उनके वर्क थे और किस तरीक़ा से उनके दिमाग में चीज़ें जनरेट हुई। साथ साथ मैं 2-3 बातें और भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कोटेशंस उन्होंने लिखे हैं जो लगातार मोटिवेट करते हैं। और मैं कहूँगा फिजिक्स स्टूडेंटों के लिए कि वो इतने जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जरूर पढ़ें क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। उनके कोटेशंस जो डिफरेंट जगह से मैंने लिए हैं। द प्रेजेंट इज द ओनली थिंग दैट हैज नो एंड। तो प्रेजेंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे प्रेजेंट खत्म होता है फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर से वो नया प्रेजेंट शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट ही चलता रहता है। तो उस प्रेजेंट को बहुत अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करें। तो प्रेजेंट ही है जो आपको लाइफ के अंदर लाइफ में सक्सेस देता है। तो प्रेजेंट का कोई एंड नहीं होता, एक उनका ये कहना था। और एक है नो सेल्फ रिच ऑफ इटसेल्फ एलोन। तो कोई भी जो है सेल्फ में एलोन नहीं है, आपके अंदर नए नए आइडिया जनरेट होते हैं। एक उनका कहना था लगातार वो कहते थे कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर क्या आइडिया जनरेट होते हैं। तो क्योंकि जो आइडिया हैं वही फिजिक्स को दिशा देते हैं, वही दुनिया को दिशा देते हैं। तो आइडिया जनरेशन पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। तो याद रखें कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ें और या जो भी आप काम करें उसमें आइडिया जनरेशन पर काम करें क्योंकि जो आइडिया है वही आदमी को महान बनाते हैं। जिन भी लोगों ने, जिन भी फिजिसिस्टों ने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चें की हैं, जो आज हमारे पार्ट में हैं, जिन्हें आज हम पढ़ रहे हैं, वो उनके आइडियाज ही थे। और जो आइडिया उनके थे उनको नए नए आइडिया उनके दिमाग में क्रिएट हुए। और वो आइडियाज क्रिएट होते हैं तब जब आप मेहनत करते हैं, अपने सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, आप सब्जेक्ट के अंदर उन लोगों को ऑनर देते हैं जिन लोगों ने आपको सब्जेक्ट सिखाया है या आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके टीचर, आपके माता पिता और साथ साथ आपके मित्र जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं। तो आइडिया जनरेशन पे काम करें, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। तो ये मेरा ट्रिब्यूट लेक्चर था श्रोडिंगर को। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको प्रेरित करेगा फिजिक्स में और नई नई चीज़ें सोचने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि श्रोडिंगर का मेन जो मोटिव था वो इसी पे ही था कि आप नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी तो आप मार्क करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि कुछ और हाइजेनबर्ग और बाकी जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं और बाकी जो फिजिक्स के लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए है, जिन्हें हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, जिनके कंट्रीब्यूशंस को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बदला है, तो श्रोडिंगर को ये क्रेडिट जाता है कि जो दुनिया की 10 बेस्ट इक्वेशंस हैं उनमें श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ही आती हैं। तो ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट को ये मेरा लेक्चर था डेडिकेट। तो नमन करता हूँ मैं लास्ट में श्रोडिंगर को। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।